So friends, welcome back to Noble Academy, your online learning partner. In last video we discussed about the BA and today we discuss economics, and in economics we completed our chapter number 1 and 2. Today we discuss about the economics in chapter number 3, that name is demand. So what is the demand? It's first question for you. And we also go ahead, we discuss about factors affecting demand, law of demand, market demand and individual demand, and also elasticity of demand. So first the questions, what is demand? तो व्हाट इज डिमांड, उससे पहले से हमें समझना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है. तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड के अंदर हमें सबसे पहले बन जाना है हम कस्टमर है. हमें एज अ कस्टमर हमें सोचना है, और आपको भी पता होता है कि कोई भी चीज़ की जब प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है. और इसका इन्वर्स रिलेशनशिप कि कोई भी चीज़ की जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है. वो तो आपको पता ही होगा, हमारा नेचुरल बिहेव है कि कोई भी चीज़ की जब प्राइस कम होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ज़्यादा खरीद के अपने घर के अंदर स्टोर कर देते हैं. ठीक है, और जब कोई चीज़ की प्राइस बढ़ती तो उसको हम स्टोर नहीं करते ताकि वो अभी इसका रेट ज़्यादा है. जैसे अभी हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी अप्रोक्सीमेटली 60 और 70,000 तक पहुंच चुका है. तो उसकी प्राइस ज़्यादा है तो उसके लोगों ने डिमांड, पीपल ने उसकी डिमांड बहुत कम कर दी है. ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है. गोल्ड का जैसे आपने देखा कि गोल्ड का भी प्रेजेंटली ऐसा ही है कि जब उसकी प्राइस बढ़ेगी, जब उसकी प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड हम उसकी इंक्रीज कर देंगे. कि जैसे कि पहले के लोग, जब हमें सिम कार्ड होता था, आज से 4 या 5 ईयर्स की बात करें, 4 ईयर्स 5 ईयर्स, तो सिम कार्ड बहुत महंगा होता था. ठीक है, तो उसकी जो प्राइस ज़्यादा थी उसको, यानी मोबाइल भी लोग नहीं खरीदते थे क्योंकि सिम कार्ड ही और महंगा आता था, मोबाइल भी बहुत महंगे थे. प्रेजेंट में अगर मोबाइल सस्ते हो गए, सिम कार्ड सस्ते हो गए, तो आज हर घर में 4 या 5 मोबाइल्स तो आपको मिलेंगे ही. ठीक है, तो जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, और जब प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाती है. ये तो आपका था लॉ ऑफ डिमांड. पर उससे जानने से पहले हमें पता होना चाहिए डिमांड इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसे क्या कहा जाता है. तो लेट डिस्कस मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड. ओके, आपको भी कुछ ऐसा ही करना है. आपके टेक्स्ट बुक को ओपन करना है और उसको अच्छी तरह से कि किस तरह में उसको समझना है, वो सारा का सारा हम डिमांड करेंगे. ठीक है, तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. आपको मैं बता दूं पहले से ही कि ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज के अंदर इसको हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज के अंदर अगर इसमें से कोई भी which a buyer desires, बायर यानी हम कौन, कस्टमर है, हमारी डिजायर होनी चाहिए एबल, हम एबल होनी चाहिए, एंड विलिंगनेस टू बाय, विलिंगनेस टू बाय एट अ गिवन price at a given point of time. टाइम को बोल सकते हैं प्लेस. अब समझना इसकी डेफिनेशन को. डिमांड किससे कहा जाता है इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज. डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. क्वांटिटी या कमोडिटी हमें देखना है जिसके अंदर हमारी डिजायर होनी चाहिए, हम लेना चाहते, हमें पॉकेट के अंदर कितना भी पैसा पड़ा हो, अगर आपकी डिज़ायर नहीं तो उसको हम डिमांड नहीं करेंगे. जैसे मुझे अभी BMW की कार खरीदनी है पर मैं एबल नहीं हूँ तो वो मेरी डिमांड नहीं होगी. हम एबल भी होनी चाहिए और साथ साथ में हमें विलिंगनेस भी होनी चाहिए, कैपेसिटी भी होनी चाहिए, और उसकी प्राइस भी अवेलेबल होनी चाहिए, और उसका जो प्लेस है वो टाइम पे हमें मिलनी भी चाहिए. दैट्स कॉल्ड डिमांड. तो ऐसे बहुत सारे थिंग्स बहुत ज़रूरी है डिमांड के लिए. जैसे कि बताऊं, डिमांड इज द डिटरमाइंड ऑफ 5 फैक्टर्स. कितने फैक्टर्स है?
5 फैक्टर्स के जिसके अंदर हम बात करें नेमली डिजायर, एक तो डिजायर होनी चाहिए, देन आफ्टर विलिंगनेस टू बाय, विलिंगनेस टू बाय, देन आफ्टर हम बात करें एबिलिटी टू बाय, ठीक है, उसकी हम बात करें उसकी पर्टिकुलर प्राइस होनी चाहिए और उसका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 5 थिंग्स हो रही है तभी हम कह सकते हैं हमारी डिमांड है। इसमें 5 के अंदर से अगर एक भी मिसिंग हो रहा है, यानी एक भी नहीं मिल रहा, हमारी डिज़ायर है पर हमारी विलिंगनेस नहीं है, हम चाहते ही नहीं कि हम इतना सारा ले, हमारी डिज़ायर भी विलिंगनेस भी है पर हम एबल नहीं है तो भी हमारी डिमांड नहीं है। उसकी प्राइस भी हमें पता होना चाहिए, प्राइस भी ज़रूरी चीज़ है कि इतने की चीज़ है वो भी हमें पता होना चाहिए, और वो पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे वो हमें लेनी है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स वे के अंदर हम डिफाइन लर्न कर रहे हैं कि डिमांड इससे कहा जाता है कि जहाँ पर 5 फैक्टर्स होने बहुत ज़रूरी है। 5 फैक्टर्स के नाम लर्न कर लो, फर्स्ट डिज़ायर, सेकंड विलिंगनेस टू बाय, थर्ड एबिलिटी टू बाय, फोर्थ पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम यानी प्लेस, यानी जगह भी वो मिलती होनी चाहिए और पर्टिकुलर टाइम पे हमें से खरीदनी है। ये 5 फैक्टर्स में अगर एक भी मिसिंग हो रहा है तो उसको हम डिमांड नहीं करेंगे। तो ये इसको क्या करा है, ये डेफिनेशन को हमने तोड़ के यहाँ पे इसके 5 फैक्टर्स हम अलग अलग कर दिए। अगर आप भी ये डेफिनेशन को इस तरह बना के लिख सकते हो तो ये मीनिंग ऑफ डिमांड था, ठीक है। तो देखो, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच बायर डिजायर टू एबल एंड विलिंगनेस टू बाय, कैपेसिटी टू बाय एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और प्लीज। यानी हमें तो बहुत सारी चीज़ों की खरीदने की इच्छा होती, परचेजिंग करने की इच्छा होती, ये ले ले वो ले ले, पर वो हमारी डिमांड नहीं होती। उसकी प्राइस अवेलेबल नहीं है तो भी वो डिमांड नहीं करेंगे। उसका पॉइंट यानी प्लेस, जब कौन से टाइम पे हमें खरीदनी है वो भी हमें पता नहीं होगा तो हमारी डिमांड नहीं होगी। यानी हम कब चीज़ खरीदते हैं कि जब हमारी एबिलिटी होती तब, हमारी विलिंगनेसनेस होती तब, हमें उसकी प्राइस पता होती तब, उसका टाइम जब नक्की होता है तब, और हमारी कैपेसिटी होती तब हम वो डिमांड को यानी वो उसको चीज़ को खरीदते हैं। तो ये था आपका मीनिंग ऑफ डिमांड। अभी जो 5 मार्क्स का आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिमांड। अब समझते हैं ना फैक्टर्स किसे कहा जाता है, तो इसी तरह हम समझेंगे, इसी तरह तुम्हारा लिखना है, ठीक है। मीनिंग ऑफ डिमांड आपका हो चुका। फैक्टर्स अफेक्टिव डिमांड जो आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आता है, अगर ये क्वेश्चंस आ गया तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिमांड को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिमांड, तो जिस तरह मैं आपको लर्न कराता जाऊँ उसी तरह आपको लर्न करना है, उसी तरह आपको समझना है, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डिमांड में 2 फैक्टर्स है। सबसे पहले तो आपको पता ही है प्राइस एंड अदर देन प्राइस। सब प्राइस कैसे इफेक्ट करती है, सिंपल सी बात तो है, जब कोई चीज़ की प्राइस बढ़ती है, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है। गोल्ड का मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी गोल्ड बहुत कॉस्टली हो रहा था, उसकी डिमांड है और नहीं मार्केट में। कुछ इसी तरह जब प्राइस कम होती तो उसकी डिमांड बढ़ती, जिसे मैंने आपको मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल दिया। तो ये किसके ऊपर इफेक्ट करा कि प्राइस सिर्फ चेंज हुई, इफेक्ट किसके ऊपर हुआ, डिमांड पे। प्राइस चेंज हुई, इफेक्ट किस पे हुआ, डिमांड पे। तो क्वेश्चंस क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर से जो प्राइस के, जो डिमांड को चेंज करते हैं, यही क्वेश्चन से कि ऐसे कौन से फैक्टर से, जो फैक्टर्स से पता चलता है ना, ऐसे कौन सी चीज़ें है जो डिमांड को हिला देती है।
तो प्राइस तो है, पर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप प्राइस के अलावा भी तुम समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिसके अंदर फर्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस। और आपको ये बात बता दूं कि जब भी हम डिमांड पढ़ेंगे तो हम इसके अंदर क्या बन जाएंगे, कस्टमर। एज ए कस्टमर आपको सोचना है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। अगर लोगों का टेस्ट बदला जा रहा है, लोगों का टेस्ट चेंज हो जा रहा है, तब भी डिमांड कम हो जाती है, वो तो आपको पता ही है। कोई मार्केट के अंदर कोई नई चीज़ आ गई, ठीक है, टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, कि मार्केट के अंदर कोई नई चीज़ आ गई तो लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस बदलने की वजह से भी डिमांड के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। क्योंकि क्वेश्चन से हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स, कि डिमांड के ऊपर कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करेंगे। तो सर डिमांड को चेंज कब हो रहा है, हमें डिमांड कब चेंज होती है वो देखना है, बस डिमांड कब चेंज होती है वो हमें देखना है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कस्टमर, कि आपको अगर कोई चीज़ का टेस्ट पता चल जाता है कि वो अच्छा लगता है, तो एक अनदर चीज़ होती है उसकी आप डिमांड कम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, जैसे अहमदाबाद के अंदर बर्गमैन बहुत ज़्यादा चल रही है। बर्गमैन जो सुजुकी की गाड़ी है, बर्गमैन जो आपने देखी होगी, उसकी ज़्यादा चल रही। पहले हमारा एक्टिवा होती थी, अहमदाबाद की खास बात करें तो लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो एक्टिवा की डिमांड कम हो गई और बर्गमैन की डिमांड इंक्रीज हो गई। तो किसकी डिमांड कम हो गई, एक्टिवा की। तो किस पे इफेक्ट हुआ, फैक्टर्स हुआ। ठीक है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, ऐसा नहीं है कि प्राइस की वजह से होता है, लोगों की सोच, लोगों का पसंद, उसकी वजह से भी, प्रेफरेंस की वजह से भी डिमांड के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज हमें देखने मिलता है। सेकंड की हम बात करें तो इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है, सिंपल सी बात है, ये तो इजी आप बता सकते हो। अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है तो आप डिमांड बढ़ा ही दोगे, अगर आपके पास इनकम कम है तो आप डिमांड कम कर दो। जैसे आपकी सैलरी 10,000 थी, आपकी सैलरी जब 15,000 हो गई, आप बिजनेस के अंदर पहले प्रॉफिट 50,000 कर रहे थे, अगर आप 1 लाख कर रहे हो तो आप सिंपल सी सोचो, ऐसा कस्टमर आप हो तो आपकी डिमांड बढ़ाओगे या कम करोगे, सिंपल सी बात है, बढ़ा दोगे। अगर इसका उल्टा सोचेंगे अब तो हमारी डिमांड कम हो सकती है। तो हमें किसको चेक कर रहे हैं, डिमांड। ठीक है, तो फॉर अदर देन प्राइस की हम बात करें, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, इनकम ऑफ कस्टमर। चलो थर्ड है प्राइस रिलेटेड ऑफ गुड्स। इसके अंदर दो चीजें हैं प्राइस रिलेटेड में। फर्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, और सेकंड है आपका प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स किसको कहा जाता है, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी ऐसा गुड्स जो उसके जैसा हो, उसके जैसा काम करता हो। उसके जैसा काम का मतलब क्या, जैसे हमारे वहाँ पहले समर के अंदर ज़्यादातर कूलर चलते थे, कूलर, अब उसकी जगह किसने ले ली, एसी ने। तो कूलर की डिमांड कम हो गई, एसी की डिमांड ज़्यादा हो गई। चेंज किसके अंदर हो गया, क्योंकि कोई गुड्स उसके जैसा आने की वजह से उसकी जो ओरिजिनल चीज़ थी उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी उसके जैसा काम करने वाला। जिसे आपने क्रिकेट के अंदर भी देखा होगा कि कोई खिलाड़ी जब इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह पे SUB यानी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी उसकी जगह पर खेलने आ जाता है, यानी उसकी जगह ले जाना, तो उसको हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री है, बहुत जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उसके जैसा, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था कि जैसे पहले सिम कार्ड बहुत महंगे होते थे तो लोग फ़ोन नहीं खरीदते थे, ठीक है, पर अब क्या हुआ, अगर सिम कार्ड की प्राइस कम हो गई तो लोगों ने मोबाइल फ़ोन को परचेस करना ज़्यादा कम। क्या हुआ, सिम कार्ड का रेट कम हो चुका है, पर लोगों ने भाव मोबाइल की डिमांड बढ़ चुकी, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक दूसरे के बिना चल नहीं सकता।
जिसे हम बात करें, अगर बिजली का बिल अगर अभी भी सस्ता हो सकता है तो लोग एसी ज़्यादा खरीद सकते हैं। बिजली का बिल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहेंगे कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी दोनों को एक दूसरे से बिना चलेगा नहीं। अब आप ऐसा मत बोलना अगर चार्जर के प्राइस कम हो जाए या चार्जर की प्राइस कम हो जाए तो लोग मोबाइल खरीद लेंगे। वो कॉम्प्लीमेंट्री तो है पर चार्जर की इतनी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो मैं क्या बोला, दोनों को एक दूसरे के बिना चलता नहीं है, जैसे दोनों बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या बोला आपको, अगर अभी भी लाइट बिल कम आ जाएगी, लाइट का जो चार्जेस है वो कम हो सकता है तो लोग एसी ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो उसके बोलते कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के बिना नहीं चलता, ठीक है। और एक्सेप्टेंस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर प्राइस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब फ्यूचर में जब भाव बढ़ते, इंक्रीज होते, फ्यूचर में भाव बढ़ने वाले, तो अभी हम क्या करते, डिमांड कम कर देंगे। जैसे गोल्ड के अंदर भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं, लोग आज से कि फ्यूचर के अंदर भाव कम हो गए थे, अभी प्रेजेंट के अंदर बात करें तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि भाई फ्यूचर के अंदर महंगा होने वाला है, कोई चीज़ फ्यूचर में बहुत कॉस्टली होने वाली है, ठीक है। फ्यूचर में कोई चीज़ बहुत कॉस्टली होने वाली यानी महंगी होने वाली, तो हम प्रेजेंट के अंदर उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है कि मुझे अभी 1-2 महीने पहले मैंने एक लैपटॉप लिया है, तो लैपटॉप के अंदर ऐसा मैंने पढ़ा था न्यूज़ के अंदर कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल्स की आइटम, गैजेट्स की आइटम्स वो महंगी हो सकती है, यानी तो मैंने क्या करा, लैपटॉप जाकर ले आया और सच में उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई थी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको फ्यूचर के प्राइस के बारे में पता होता है तो आप प्रेजेंट का बिहेवियर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर दो। फ्यूचर की प्राइस का बिहेव आपको पता होता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, उसके हिसाब से आप अपनी प्राइस, आपका बिहेवियर डिसाइड करते हो, ठीक है। एंड लास्ट है आपका जो वो है पॉपुलेशन, जिसको आप बोल सकते हैं कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ठीक है। तो जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर डिमांड ज़्यादा ही होती है, प्राइस ज़्यादा होती है। जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पर प्राइस कम होती है। जैसे हमारे सालम एरिया के अंदर भी पहले जब रेंट पे कोई किसी को होम लेना होता था, घर लेना पड़ता था, तो पहले सस्ते मिलता था, तो लोगों के पास उसके ऑप्शन नहीं होते थे। पर अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, उसको रेंट का भाव ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब पॉपुलेशन वो भी होता है किसके ऊपर इफेक्ट करता है, डिमांड। तो देखो ये फैक्टर्स से प्राइस तो आपको पता है, प्राइस तो सिंपल सी है, जो प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो ये पर प्राइस के अलावा भी हम करते हैं पर हमें पता नहीं होता। लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं पर हमें पता होता नहीं, ठीक है। तो ये भी हमें समझ में होना चाहिए। अब इसका मैं तुम्हें कुछ शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ कि आपको इसको किस तरह लर्न करना है। चलो ठीक है, तो हम डिमांड को दे देते नाम dx, क्या दे देते, dx नाम दे देते। प्राइस को हम नाम दे देते px, ठीक है। प्राइस को नाम दे दिया आपने px। प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी, उसको हम नाम दे देते, रिलेटेड कॉमोडिटी कहाँ है, हाँ ये रहा, इसको हम नाम दे देते py, ओके। चलो एक्सेप्टेंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, इसको हम नाम दे देते pe। ये आपको लिखना है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये आपको ये कर लोगे तो आपको बहुत लॉजिक आपका बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो टेस्ट को हम दे देते t, ओके। चलो y को हम दे देते कंज्यूमर इनकम, वेयर इज द कंज्यूमर, इसको हम नाम दे देते y। और अदर जो बचा, जो हमारा पॉपुलेशन बचा, उसको हम नाम दे देते u, ठीक है। तो आपका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डिमांड फंक्शन जो 3.3 पे आपको दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, इसको मिला जो मैंने नाम दिया है आपको, उसको खाली प्लस करना है आपको। जो मैंने आपको ये नाम दिए, जैसे डिमांड
फंक्शन आपका देखो नेक्स्ट ही क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड के बाद डिमांड फंक्शन दिख रहा है आपको। तो कुछ भी नहीं करना, आपको सबका इसका प्लस करना है। प्लस करने के लिए आपको पता होगा कि स्टेट के अंदर आप क्या करते हो, एफ आई एक्स आई ये सब कुछ करते हो कि नहीं कर दो, बस तो वही करना है। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी चीज आती है उसको हमें प्लस करनी है। जैसे कि हम बात करें प्लस करने के लिए, तो एफ आपने रख दिया, तो सबसे पहले प्राइस को करेंगे तो क्या हो गया पी एक्स, ठीक है। फिर हम देखें पी वाई, तो पी वाई तो क्या हमारा प्राइस रिलेटेड गुड्स, ओके। चलो पीई एक्सेप्टेशन, ये हो गया आपका पीई। देन आफ्टर हम बात करेंगे पी एक्स पी वाई पीई, टी फॉर टेस्ट। हाँ यहाँ पे याद है ना, यू जो है वाई जो है आपका वाई वो आपकी इनकम है, खाली ये अलग पड़ता है। वाई जो वाई से हमें आपको रखना है इनकम, ठीक है। और अदर जो बचा वो आपका यू, ठीक है, जिसको आप पॉपुलेशन भी यानी अदर में। तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया, देखो डिमांड फंक्शन। फिर आपको क्या करना है, इसको आपको लिखना है सिर्फ, तो डी एक्स का हम प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारा डिमांड फंक्शन क्वेश्चन हो गया। चला यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग से हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। यानी वीडियो को आपको इतना भी कह रहा हूं कि वीडियो को भगा के नहीं देखना है, शांति से स्लो से हो गए 2-3 टाइम्स इसको रिवीजन करके देखनी है। इसी तरह पूरा क्वेश्चंस को बनाना है। पहले आपको लिखना है मीनिंग ऑफ डिमांड, सेकंड आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिमांड आपकी ऑन लैंग्वेज में लिखना है। फिर थर्ड क्वेश्चन से आपका डिमांड और फंक्शन, देखो सिंपल सा डी एक्स फॉर डी फॉर डिमांड, एफ का मतलब होता है सबका प्लस, पी एक्स प्राइस, पी वाई जो आपका प्राइस रिलेटेड गुड्स है, पीई ई एक्सेप्टेशन, ई फॉर एक्सेप्टेशन, टी फॉर टेस्ट, वाई फॉर आपको याद रखना इनकम एंड यू फॉर पॉपुलेशन यानी अदर। अगर इसका प्लस कर दोगे तो आपका डिमांड फंक्शन हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चंस कर लोगे आपके तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे कि डिमांड किसे कहा जाता है। चलो हम कल करेंगे, मिलेंगे नए क्वेश्चन का जिसका नाम है मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है, वो भी लॉ ऑफ डिमांड। तो आपको 3 क्वेश्चंस आपको लिख के भेजने, मीनिंग ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिमांड एंड डिमांड फंक्शन। So see the video carefully and send me as a homework. Okay.